नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो भाई, केम छो की हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो शिवम सर मैकेनिकल। जी हाँ दोस्तों, मैं आ चुका हूं यहाँ पर पार्ट 5 लेकर के हमारे 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज का। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हो रहे हैं बहुत ही धमाकेदार, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चंस हो रहे हैं। मुझे तो थोड़े क्वेश्चन सिंपल लग रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं यार, एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर मैं एग्जामिनर होता तो बहुत कठिन पेपर बनाता, लेकिन तुम लोगों का किस्मत अच्छी है कि भाई मैं एग्जामिनर नहीं हूं। क्वेश्चन सिंपल आने वाले हैं, जैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, जिस तरीके की क्वेश्चन तुम्हें अभी आने वाले एग्जामिनेशन में देखने वाले हैं वैसे ही क्वेश्चन करेंगे बिना किसी देरी के। चलिए आइए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। पहला क्वेश्चन कह रहा है, इफ द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी इज लेस देन जीरो देन द साइकिल इज। अब देखो भाई साहब, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू बाई टी, जब मैं क्यू बाई टी के बारे में बात करूं साइक्लिक इंटीग्रल, तो वहां पर मुझे तुरंत याद आती है क्लॉसियस इनइक्वालिटी। मतलब साइक्लिक इंटीग्रल हो रहा है किसका, डेल्टा क्यू बाई टी का। ये क्या होता है, या तो लेस देन और इक्वल्स टू जीरो। लेस देन की वैल्यू कब आती है, इरिवर्सिबल पे, और रिवर्सिबल पे इक्वल्स टू जीरो होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल। क्या बात है, दो ऑप्शन है, इरिवर्सिबल बट नॉट पॉसिबल, इरिवर्सिबल बट पॉसिबल। भैया पॉसिबल ही होता है, नॉट पॉसिबल तो कभी होती नहीं। इरिवर्सिबल दुनिया जहां की सारी प्रोसेस इरिवर्सिबल है जो प्रैक्टिकली हो रही है ना। ऑन पेपर भी कुछ प्रोसेस है जो रिवर्सिबल है, बाकी दुनिया जहां में जितनी प्रोसेस पॉसिबल है वो सारी की सारी इरिवर्सिबल है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा फॉर एन आइडियल गैस, ओके द करेक्ट रिलेशनशिप फॉर एंथैल्पी इज। भाई आइडियल गैस बोल दिया है ना। अब जब भी कभी इन्होंने आइडियल गैस बोला है तो आप लोगों के दिमाग में फिर से एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भैया आइडियल गैस की इक्वेशन क्या होती है। पीवी इक्वल्स टू एनआरटी, पीवी इक्वल्स टू एमआरटी, जहां पर एन मोल के लिए यूज करते हैं, एम मास के लिए यूज करते हैं, लेकिन आर और टी तो कांस्टेंट ही है। तो पीवी इक्वल्स टू आरटी लिख सकता हूं फॉर स्पेसिफिक वुड, है ना भाई, 1 kg के लिए मैं ले रहा हूं। तो अगर मैं इस तरीके से कुछ भी लूं तो मुझे पता है पी वी इक्वल्स टू कितना होता है मेरे लाल, दैट इज आर टी। और मुझे एच की डेफिनेशन, एंथैल्पी की डेफिनेशन पता है, यू प्लस पीवी होता है। और अगर इस पीवी की जगह में आर टी पुट कर दूं तो एच इक्वल्स टू यू प्लस आर टी, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भैया ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, मैं करूं क्या यार, मैं क्या करूं, मैंने थोड़ी ना पेपर बनाया है और ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए मैं तुम लोगों से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, सो दैट आई, है ना, तुम लोगों से बने। और अगर ऐसे क्वेश्चंस को देख करके तुम्हें कॉन्फिडेंस आ रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है, कांग्रेचुलेशन, तुम्हारा पेपर बहुत अच्छा जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है दैट द एयर स्टैंडर्ड एफिशिएंसी फॉर अ पेट्रोल इंजन डिपेंड्स ऑन पेट्रोल, पेट्रोल इंजन पूछेंगे, कम से कम डीजल तो पूछते हैं, जहां पर कट ऑफ रेशियो भी थोड़ा सा फिल करा लेते हैं। चलो पेट्रोल इंजन क्या होगा आंसर, कंप्रेशन रेशियो 1 माइनस 1 अपॉन आर टू द पावर गामा माइनस 1, वेयर आर इज कंप्रेशन रेशियो, और साथ में गामा क्या है, एडियाबेटिक कांस्टेंट्स। याद रखिएगा कंप्रेशन रेशियो से एफिशिएंसी तो बढ़ती है, लेकिन बहुत ज्यादा कंप्रेशन रेशियो होने से नॉकिंग भी आ जाती है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहे द सीओपी ऑफ द, सीओपी ऑफ हीट पंप और सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर का रिलेशन पूछ रहा है। जैसे हमें पता नहीं है, हम इसमें एक टर्म और ऐड कर देंगे, सीओपी ऑफ हीट पंप इक्वल्स टू 1 प्लस सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर, ये तो पता ही है, साथ में एक चीज और ऐड कर दो, कहां लिखा है, सीओपी ऑफ हीट पंप, ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, प्लस एफिशिएंसी, एफिशिएंसी का 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ये लो, एग्जामिनर से ज्यादा लिख दिए क्वेश्चन में, आंसर ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन आजा, हाँ, कह रहे इन फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस। भाई साहब फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं तो कितनी ही बातें कर लूंगा, सिर्फ एक ही चीज याद रखिएगा, मूली के पराठे। वन ऑफ द बेस्ट रियल लाइफ एग्जांपल इज मूली के पराठे। आप मूली के पराठे खा के देखियो, हाँ स्वाद आता है और उसके बाद मजा आता है और क्या, जब मीथेन के बादल उड़ रहे हो हर जगह हैं, अपने आंसर बड़ा सही लगा है? तो भाई साहब यही फ्री एक्सपेंशन की प्रोसेस होती है। फ्री एक्सपेंशन की प्रोसेस में जब मीथेन के बादल लगते हैं, कोई वर्क डन होता है, बहुत ताकत लगानी पड़ती है, कोई ताकत नहीं, मतलब वर्क डन जीरो। क्या मीथेन के जब बादल बन रहे हैं तब बुखार आ जाती है आपको, नहीं आती, मतलब हीट भी जीरो। क्या कमजोरी आ जाती है कि अरे मीथेन के बादल निकल कर हाय मैं तो कमजोर हो गया, ऐसा होता है? नहीं होता, मतलब डी भी जीरो। आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन के पहले 100 सवाल 100 मिनट में। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने यहां पर आंसर दिया था कि सर जी रिकॉर्डेड करिए, बहुत सारे कह रहे हैं सर जी लाइव ही लेकर के आइए। भाई मैं भी इसमें कंफ्यूज हो रहा हूं, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करो कमेंट बॉक्स में, सेशन के बाद जो कमेंट बॉक्स खुलेगा उसमें प्लीज मुझे बिल्कुल क्लियर बताओ, रिकॉर्डेड दूं या फिर लाइव सेशन लेकर के आऊं, ये आप सभी लोगों को बताना है। 100 सवाल 100 मिनट में करवाऊंगा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है एट जीरो प्रेशर। अब देखो भाई साहब प्रेशर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रेशर कौन सा होगा यहाँ पर, गेज प्रेशर होगा, पॉजिटिव गेज, नेगेटिव गेज, वैक्यूम प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एब्सोल्यूट प्रेशर, कौन सा प्रेशर होगा? तो भाई साहब हमेशा याद रखिएगा इन्होंने बोला है जीरो प्रेशर,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कुछ वैल्यू लेकर के रहता है 101.325 किलो पास्कल। तो मतलब जीरो प्रेशर अगर बोला है तो यहां पर तो आप लिख सकते हो कि ये तो सर जी एब्सोल्यूट के बारे में ही बात कर रहा है। ओके, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर एक ऐसा प्रेशर होता है जहां पर कुछ नहीं होता, सच में कुछ भी नहीं होता, ना कोई प्रेशर फील होगा। प्रेशर नहीं है तो मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स भी नहीं होगा। फोर्स नहीं है तो क्या मॉलिक्यूल आपस में टकराएंगे? नहीं टकराएंगे। तो मतलब मॉलिक्यूल आपस में टकराने के लिए या तो मॉलिक्यूल पास में हो या फिर दूर दूर हो। पास में तो हो नहीं सकते, दूर दूर होंगे। अब इन्होंने बोला है लिक्विड के बारे में बताओ, तो लिक्विड के मॉलिक्यूल पास में होंगे दूर होंगे? दूर होंगे तो क्या कहलाएगी? वेपर कहलाएगी, मतलब उड़ जाएगा, पानी बचेगा ही नहीं, है ना। तो लिखा लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर। ये तो 1 बार प्रेशर पे भी पॉसिबल है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो जीरो प्रेशर पे क्यों ही हम देखें, तो ये करेक्ट है। लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर, भाई जीरो प्रेशर पे वेपर ही बन जाएगा, वो पानी रहेगा ही नहीं। करेक्ट है, लेकिन ये हमेशा करेक्ट नहीं होगा। लिक्विड ऑक्यूपाइज मिनिमम वॉल्यूम, ये तो ज्यादा प्रेशर के लिए होता है। लिक्विड कैन नॉट एग्जिस्ट, ये सही लग रहा है मुझे। क्यों भाई साहब? लिक्विड रहेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा किसी और चीज में पॉसिबल नहीं होगा, है ना। चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टेट ऑफ अ वेट वेपर कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय। वेट वेपर निकालने का है, कैसे निकालोगी? तो भैया वेट वेपर निकालने के लिए सबसे पहले आप लोगों को सैचुरेशन कर्व पता होना चाहिए। ये मेरा क्या सैचुरेशन कर्व, ये क्या है? सीपी, राइट। अरे क्रिटिकल पॉइंट, जहां पर लिक्विड डायरेक्टली फ्लैश हो जाता है वेपर पे। ठीक है, अब देखो, मान लो मुझे इस पॉइंट पे कह रहे हैं स्टेट ऑफ वेट वेपर कैन बी स्पेसिफाइड ओनली बाय, मुझे इस पॉइंट पे वेट वेपर की वैल्यू को निकालना है। तो सबसे पहले तो मुझे पता होना चाहिए कि किस प्रेशर लाइन पे आ रहा है। मान लो मुझे प्रेशर लाइन पता चल गई, अब मुझे क्या पता होना चाहिए कि इसका ग्रेनिस फ्रैक्शन क्या है। तो मुझे यहां पर स्टेट ऑफ वेट वेपर निकालने के लिए सैचुरेशन कर्व पे सिर्फ दो चीज चाहिए, प्रेशर और ग्रेनिस फ्रैक्शन। कहीं ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, आओ आ गया। द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वाटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। देखो भाई साहब, यहां पर एक चीज आप लोगों को पता होगी, इन्होंने डेंसिटी के बारे में ना पूछ के इन्होंने पूछ, यार अब इतना सिंपल क्वेश्चन है यार, मैं क्या करूं, मैंने नहीं बनाया, एग्जाम में आया है। ठीक है, अब डेंसिटी के बारे में आपको पता है कि जो डेंसिटी है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ती है और फिर उसके बाद 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड में घटती है, राइट। डेंसिटी यहां पे बढ़ेगी, यहां पर घटेगी। और अगर 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैं स्पेसिफिक वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वो घटेगा और 4 से आप लोगों का 100 के बीच में बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप लोगों का रिलेशन होता है ना डेंसिटी और स्पेसिफिक वॉल्यूम का, वो कैसा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, याद रखिएगा। तो यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है, हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सबसे पहले ये क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है व्हाट इज द नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम एट द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर? 0। सभी को पता है, इसमें मैं मेहनत भी नहीं करूंगा। ठीक है, जो चीज पता है उसके बारे में दिक्कत नहीं है। आप देखो ट्रिपल पॉइंट अगर बोला है तो तुम ये मत समझना कि सर जी ने डिग्री ऑफ फ्रीडम बता दिया, ट्रिपल पॉइंट का 0 आगे बढ़ गए। तुम्हें ये चीज नोट करनी है कि ट्रिपल पॉइंट पे क्वेश्चन आया है। अब ट्रिपल पॉइंट के प्रेशर के बारे में पता होना चाहिए 611 पास्कल, ट्रिपल पॉइंट के टेम्परेचर के बारे में पता होना चाहिए 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273.16 केल्विन। और फिर ट्रिपल पॉइंट के बारे में पता होना चाहिए कि ट्रिपल पॉइंट होता क्या है, जहां पर लिक्विड, सॉलिड और वेपर तीनों एक साथ एग्जिस्ट कर रहे हो। ट्रिपल पॉइंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? गिब्स फेज रूल से निकाली जाती है, P + F = C+2। कितना ज्यादा एक ही पॉइंट से तुम कनेक्ट कर सकते हो, इस तरीके से कनेक्ट करो, है ना। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन टॉपिक अच्छा है जिससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज आल्सो नोन एज। आप सभी लोगों को, अगर आप लोगों ने मेरी कभी थर्मोडायनेमिक्स की क्लास देखी है तो मैंने आप सभी लोगों को बताया थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ क्या क्या कहलाता है भैया। फर्स्ट लॉ आप लोगों को सबसे पहले तो कहलाता है क्वांटिटेटिव लॉ, क्योंकि क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। इसको हम जूल्स लॉ के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के नाम से भी जानते हैं, बिकॉज एनर्जी की ही तो है, हीट एंड वर्क क्या है? एनर्जी तो है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट एडियाबेटिक प्रोसेस। लिखा है नॉट करेक्ट। अब सोचो ना, और बहुत अच्छे से सोचना मेरे लाल, जो मैं तुमसे बोल रहा हूं। एडियाबेटिक प्रोसेस जब भी बोलेगा मतलब डेल्टा Q बराबर 0, मतलब Q1 बराबर Q2 होगा, मतलब हीट का चेंज नहीं होगा। एडियाबेटिक प्रोसेस फास्ट होती है, सब कुछ पता है। रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस हो गई तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस भी हो सकती है। देखो एक ही टॉपिक है, कितनी सारी चीजें तुम याद कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? P1 V1 - P2 V2 अपन गामा -1।
सब कुछ निकाल सकते हो, राइट। चलो अब ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कह रहा है देयर इज वर्क ट्रांसफर ड्यूरिंग द प्रोसेस। क्या एडियाबेटिक प्रोसेस में वर्क ट्रांसफर होता है? बिल्कुल होता है। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है, राइट, ये तो करेक्ट है। ऑप्शन बी देखते हैं, हीट इंटरेक्शन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस। ये देखो यही गलत हो गया, मैं लिख रहा हूं यहां पर Q1 बराबर Q2, मतलब हीट इंटरेक्शन नहीं हो रहा, तो यही वाला ऑप्शन मुझे मिल गया, ये क्या है? इनकरेक्ट है। अब एक तुम्हें ऑप्शन मिल जाए तो भैया फिर सी और डी पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाना, आगे बढ़ जाना। मैं पढ़ लेता हूं, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। गलत है, नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन एन आइसोपिस्टिक प्रोसेस, आइसोपिस्टिक प्रोसेस को ही मैं आइसोबैरिक प्रोसेस भी बोलता हूं, जहां पर जो हमारा प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट? पहले ही क्वेश्चन का ही आंसर आ गया, आइसोपिस्टिक प्रोसेस, प्रेशर इज द कांस्टेंट। एग्जामिनर ना तुम लोग से मजे ले लेगा, इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। और ये एग्जामिनेशन इतना बहुत हैवी होने वाला नहीं है तुम्हारा, बस अपने दिमाग को कंट्रोल करके रखना। अगला क्वेश्चन कह रहा है कहलाए, क्वेश्चन कहलाए भाई साहब हैं। ओके, द एरिया अंडर द प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम रिप्रेजेंट। भाई अब पीवी डायग्राम जब बनाते हो तो क्या निकालते हो? मुझे नहीं पता क्या रिप्रेजेंट करता है, लेकिन मुझे पता है जब मैं पीवी डायग्राम बनाता हूं तो मैं वर्क डन निकालता हूं। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, वर्क डन, राइट। अच्छा, अब अगर तो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भैया यहाँ पर टीएस डायग्राम से क्या निकलता है, तो इसमें टीएस डायग्राम से क्या निकलेगा? तुम्हारा हीट ट्रांसफर निकलेगा। मास ट्रांसफर निकालने की जरूरत नहीं होती है। जब तुम एंट्रोपी ट्रांसफर के बारे में भी अगर बात करोगे तो ये भी टीएस डायग्राम से तुम निकाल सकते हो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी U प्लस पीवी इज नोन एज। मैंने अभी ही पहला क्वेश्चन जो करवाया था U प्लस पीवी का करवाया था, जहां पर आइडियल गैस इक्वेशन थी तो पीवी को RT लिखा था, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? एंथैल्पी बोलते हैं। गाइस एंथैल्पी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगी, एंथैल्पी, एंट्रोपी और अवेलेबल एनर्जी, है ना। ये तीन टॉपिक तो पढ़ के ही जाइयो, कुछ भी हो जाए ये तीन टॉपिक पढ़ के जाना है ना, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों के एग्जाम में। अगला क्वेश्चन कह रहा है फॉर थ्रॉटलिंग प्रोसेस। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होती है? एक ऐसी प्रोसेस जहां पर हम लोग एंथैल्पी को कांस्टेंट कर दें, है ना, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? थ्रॉटलिंग प्रोसेस बोलते हैं। ओके, व्हाट पैरामीटर रिमेन्स, ये लो वही चीज पूछ रहा है, एंथैल्पी कहीं लिखा है? लिखा है, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। जो प्रोसेस रिवर्सिबल ना की जा सके उसे इरिवर्सिबल बोलते हैं। ऐसा क्वेश्चन मैंने प्रीवियस सेशन भी करवाया था, उसमें ऑप्शंस दूसरे थे, इसमें ऑप्शन दूसरे हैं। मतलब तुम देख रहे हो इरिवर्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इरिवर्सिबिलिटी फंक्शन भी पढ़ के जाना है, इरिवर्सिबल प्रोसेस के कॉजेस पढ़ के जाने हैं। अगर इरिवर्सिबल पढ़ रहे हो तो रिवर्सिबिलिटी भी पढ़ करके जाना, ठीक है। इरिवर्सिबिलिटी की वजह से ही क्या होता है? हीट लॉस होता है। हीट लॉस की वजह से ही क्या निकलती है? एंट्रोपी निकलती है। मतलब इरिवर्सिबिलिटी से एंट्रोपी तक के कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करके जाने हैं। यहां पर हीट ट्रांसफर थ्रू अ फाइनाइट टेंपरेचर डिफरेंस, बिल्कुल नहीं। फ्री एक्सपेंशन, बिल्कुल नहीं। पैडल व्हील वर्क, बिल्कुल नहीं। मतलब सब सही है यार, ये भी होता है इरिवर्सिबिलिटी बाय फाइनाइट, जो सोर्सेज होते हैं उनके बीच में अगर हीट ट्रांसफर हुआ तो वापस नहीं जा सकता। फ्री एक्सपेंशन मैंने बताया हुआ है। पैडल व्हील वर्क ट्रांसफर, अगर वर्क ट्रांसफर हो गया तो कहीं ना कहीं हीट का डेसिपेशन तो होना ही होना, चाहे वो इन फॉर्म ऑफ इंटरनल एनर्जी हो या फिर इन फॉर्म ऑफ सराउंडिंग में हीट लॉस हो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सब सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कहने का मतलब हो जाता है जो मास के ऊपर इंडिपेंडेंट हो, मास से फर्क ना पड़ रहा हो, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। अगर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी के बारे में भी बात करूं तो ऐसी प्रॉपर्टी जो मास के ऊपर डिपेंड ना करे, जैसे कि इंटरनल एनर्जी, जैसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंसिव, इंटरनल एनर्जी नहीं होगी, एंथैल्पी नहीं होगी, वॉल्यूम नहीं होगा, बचा क्या? डी, विस्कोसिटी होगा, राइट। ये सारी की सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एनर्जी वर्ड कहीं पर लग गया तो वो एक्सटेंसिव हो जाती है ना। एंथैल्पी भी क्या है? टोटल हीट कैपेसिटी, हीट क्या? एनर्जी है, लो ग्रेड एनर्जी से ही। वॉल्यूम के बारे में बात करूं, वॉल्यूम मास के ऊपर डिपेंड करता है, तो ये भी एक्सटेंसिव में आ गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन, अगला कह रहा है एंथैल्पी ऑफ एन आइडियल गैस इज द फंक्शन ऑफ। अब देखो गाइस, अगर मैं आप लोगों से बात करूं एंथैल्पी के बारे में तो आप सभी लोगों को पता है कि यहां पर एंथैल्पी के फंक्शन अलग अलग तरीके से निकल सकते हैं, ठीक है। क्यों भाई, क्यों निकल सकते हैं? भाई एंथैल्पी है क्या? टोटल हीट कैपेसिटी, मतलब इंटरनल एनर्जी और वर्क डन दोनों के ऊपर डिपेंड करता है। भाई सिंपल सी बात है ना। लेकिन यहां पर इन्होंने बोल दिया है आइडियल गैस के ऊपर। अगर आइडियल गैस बोला है तो यहां पर मैं जो H लिखूंगा ना वो क्या होगा? U प्लस RT। यू इंटरनल एनर्जी, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, मैंने आपको पहले ही बताया था। और यहां पर भी देखा जाए तो R कांस्टेंट है, ये भी क्या है? टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब आइडियल गैस पे जो फंक्शन होगा एंथैल्पी का वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर के ऊपर। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर
डी विल बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी इज अ विच काइंड ऑफ एनर्जी। देखो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, सिंपलेस्ट एवर क्वेश्चन हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई ग्रेड एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी हमेशा हाई ग्रेड एनर्जी होती है, कभी भी इसे लो ग्रेड पे मत लेकर के जाना। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन मैक्सिमम यूजफुल वर्क कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, मैक्सिमम यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क तो तुम कर रहे हो, मैक्सिमम यूजफुल वर्क मतलब कैसे मैं समझाऊं तुम्हें। मान लो तुम्हें बुखार चढ़ी हुई है और मैं तुमसे बोलूं तुमको एक कमरे से दूसरे कमरे तक जाना है, ये यूजफुल वर्क है ना। तुम्हें बुखार चढ़ी है और तुम्हारे पीछे मैंने एक पागल शेर दौड़ा दिया है, अब तुम्हें अपनी जान बचानी है, अब बुखार में भी हो लेकिन तुम जान बचाने के लिए भागोगे कि भैया भाग लो शायद बच गए वरना इसे तो मार ही देगा। तो वो जो वर्क डन तुम करोगे, वो जो तुम जिस रफ्तार से भागोगे, बुखार के बाद भी जिस रफ्तार से भागोगे, वही है मैक्सिमम यूजफुल वर्क। और मैक्सिमम यूजफुल वर्क क्या होता है भाई, इस तरीके से समझो, जितनी तुम एनर्जी लगा सकते थे, तुम्हारे पास बुखार जैसी कोई दिक्कत नहीं होती तो तुम और तेज भाग सकते थे ना, लेकिन तुम क्यों नहीं उतना तेज भाग पा रहे हो, क्योंकि बुखार भी चढ़ा है, बदन में कमजोरी भी है ना। तो मतलब मैक्सिमम से अगर तुम जो कारण है इरिवर्सिबिलिटी उसको हटा दो तो बाकी बाकी बचा मैक्सिमम यूजफुल वर्क होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, डब्ल्यू रिवर्सिबल, मैक्सिमम वर्क, इरिवर्सिबिलिटी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। फिर ऑप्शन नंबर बी कह रहा है चेंज इन अवेलेबिलिटी फंक्शन, यही वाली बात इन्होंने अवेलेबिलिटी फंक्शन में भी बोली हुई है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी भी सही है। बी ओ ओ ओ ओ ऑप्शन ए बी सी दोनों, मतलब ए बी दोनों करेक्ट है, इसलिए सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन कह रहा है इन अ साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ अ क्लोज्ड प्रोसेस इज, अच्छा द साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ क्लोज्ड प्रोसेस। गाइस बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जब भी कभी तुम क्लोज प्रोसेस के बारे में बात करोगे और साइक्लिक इंटीग्रल के बारे में बात करोगे, ऑलवेज रिमेंबर इसकी वैल्यू 0 होती है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है इन्वेंटरी रिकॉर्ड फाइल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, इन्वेंटरी रिकॉर्ड फाइल गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। इन्वेंटरी कब करते हैं, जब गोडाउन में जाते हो, सामान अपना भर भर के रखते हो, शोरूम में तो कुछ ही सामान रखते हैं, बाकी सारा सामान कहां रखते हैं मेरे लाल, बाकी सारा का सारा सामान हम लोग गोडाउन में रखते हैं। तो तुम क्या देखोगे इन्वेंटरी रिकॉर्ड फाइल में, क्या पता चलेगा, ये फाइल दो देखो कितना सामान बचा हुआ है, लॉट कितना बचा हुआ है। ठीक है, मतलब लॉट साइज के बारे में। अगला क्वेश्चन, PERT एनालिसिस इज बेस्ड ऑन, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे सर जी PERT और CPM में कंफ्यूजन होता है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड है ना, और इवेंट ओरिएंटेड, तो इसीलिए यहां पर निकाला गया है। अब तो गाइस यहां पर PERT बोल रहा है, PERT क्या होता है, PERT को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोजेक्ट या प्रोग्राम बोलते हैं ना, इवैल्यूएशन एंड रिव्यू टेक्निक। ठीक है, तो ये किसके ऊपर बेस्ड होती है, अब भाई ये जो है ना ये इवेंट ओरिएंटेड होती है। इवेंट जैसे चांद में जाना है, ठीक है जाना है, कब जाएंगे पता नहीं, कब जाएंगे पता नहीं, तो समय कैसे निकाला जाए, समय निकाला जाता है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, पेसिमिस्टिक टाइम और मोस्ट लाइकली टाइम के हिसाब से, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर कह रहा है क्रिटिकल पाथ मेथड। देखो गाइस अब एक चीज आप लोगों को बता दूं क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में कि ये एक्चुअली में होता क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मुझे ए से बी में जाना है, मेरे पास ए से बी में जाने का एक ये रास्ता है, मेरे पास एक ये रास्ता है और मेरे पास एक ये रास्ता है। ठीक है, 3 रास्ते हैं, सबसे छोटा रास्ता जो होता है ना वही हम लोग यूज करेंगे जाने के लिए, और उस रास्ते में जाने के लिए जिस मेथड का हम यूज करते हैं उसे हम क्रिटिकल पाथ मेथड बोल देते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, चलो अब इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इज एन इंप्रूवमेंट अपॉन बार चार्ट मेथड, बिल्कुल सही बात है। प्रोवाइड्स अ रियलिस्टिक अप्रोच टू डेली प्रॉब्लम्स, बिल्कुल सही बात है। अवॉइड्स डिले व्हिच आर वेरी कॉमन इन अ बार चार्ट, ये भी सही है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है द परफॉर्मेंस ऑफ द स्पेसिफिक टास्क इन सीपीएम इज नोन एज, सीपीएम का मतलब ही क्रिटिकल पाथ मेथड होता है, और परफॉर्मेंस जो होती है ना वो किस तरीके से देखी जाती है, तो मैंने आपको बताया था PERT क्या होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, और सीपीएम क्या होता है, एक्टिविटी ओरिएंटेड, राइट। इसका एग्जांपल समझ लो, जो भी साइंटिस्टों वाले काम होंगे ना, जैसे चांद मंगलयान जाना है, ये सब जाना है, कब जाएगा पता नहीं, कब कोरोना की दवा आएगी पता नहीं, वो सब PERT में आता है। सीपीएम में आता है ये बिल्डिंग बनानी है, कितने दिन में बन जाएगी, बोले 2 साल में, क्या कैसे पता, हम 4 और बना चुके हैं, मतलब हमें इसकी एक्टिविटी पता है कि क्या क्या काम होगा, कैसे कैसे होगा, राइट, तो ये एक्टिविटी ओरिएंटेड होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स एन एक्टिविटी। देखो गाइस ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछा जाएगा, और इस तरीके की क्वेश्चन में आप लोगों को एक तरीका बता देता हूं। आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में चल रहा है, इंग्लिश ग्रामर में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस या फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, पता है ना, जहां पर भी कभी आईएनजी लग जाए,
तो क्या होता है, रहा है, रही है, पानी पी रहा हूं एक्टिविटी, पानी पी चुका इवेंट, गाड़ी चल रही है एक्टिविटी, गाड़ी ठुक गई इवेंट है, मैं सेशन ले रहा हूं एक्टिविटी, सिलेक्शन हो गया इवेंट। समझ रहे हो? तो एक्टिविटी के बारे में पूछ रहा है, देखते हैं। एक्सकवेशन फॉर फाउंडेशन, फाउंडेशन की खुदाई चल रही है एक्टिविटी। क्योरिंग ऑफ कंक्रीट आईएनजी एक्टिविटी। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर आईएनजी एक्टिविटी। आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फ्रॉम द फॉलोइंग। ओके, सीपीएम एनालिसिस इज एक्टिविटी ओरिएंटेड, बिल्कुल सही बात है, करेक्ट स्टेटमेंट है ना। पोर्ट एनालिसिस इज इवेंट ओरिएंटेड, सही बात है। सीपीएम डज नॉट मेक एनी अलाउंसेस फॉर द अनसर्टेनिटीज इन द ड्यूरेशन ऑफ द टाइम, ये भी सही बात है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ पोर्ट नेटवर्क, आप लोगों ने बोला था सर जी कुछ न्यूमेरिकल भी लेकर के आना, आ गया न्यूमेरिकल। क्वेश्चन कह रहा है, फॉर अ पोर्ट नेटवर्क द ऑप्टिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट, मोस्ट लाइकली टाइम एस्टिमेट एंड द पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट फॉर एन एक्टिविटी इज 9 days, 11 days, 19 days respectively. The expected time for the completion of activity as per beta distribution is. अगर किस्मत अच्छी रही तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल सकता है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। गाइस जब भी कभी हम लोग यहां पर टाइम एस्टिमेशन निकालते हैं तो टाइम एस्टिमेशन का फॉर्मूला होता है, मतलब बहुत अच्छी बात है सर जी, होता है तो बता दो। तो गाइस इसका फॉर्मूला होता है आप लोगों का ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 टाइम्स ऑफ मोस्ट लाइकली टाइम, हाँ, प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहां पर कितना दिया हुआ है, 9 days, चलो भैया ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली टाइम 11 days, 4 into 11 प्लस पेसिमिस्टिक टाइम 90 days डिवाइडेड बाय 6। ठीक है, अब देखो क्या हो जाएगा, 9 में 19 जोड़ोगे 28 आएगा, 11 चौके 44, 44 में 20 जोड़ा 64, 64 में 8 जोड़ा 72, 72 डिवाइडेड बाय 6, 6 कम 6, 12 छंग 72, मतलब 12 आंसर में है। ऑप्शन नंबर डी मुझे दिख रहा है आंसर। ठीक है, डी आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन कर रहा है फॉर अ डमी एक्टिविटी। अब देखो भाई डमी एक्टिविटी क्या रिप्रेजेंट करती है, इसको आप लोग समझिएगा। ठीक है, बेसिकली डमी वर्ड हम कब लगाते हैं, जब कोई चीज एक्चुअल ना हो, जब कोई चीज ओरिजिनल ना हो, तभी तो हम बोलते हैं ना डमी है? अब शाहरुख खान खड़ा है, बोले शाहरुख खान है, बोले नहीं यार डमी एक्टर है। डमी एक्टर कहने का मतलब आर्टिफिशियल एक्टर है, शाहरुख खान की एक्टिंग कर रहा है नहीं एक्चुअली में। समझ रहे हो? ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, डमी के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। डमी एक्टिविटी को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, नॉर्मल कोई एक्टिविटी होती है तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर डमी एक्टिविटी है तो उसको दिखाने का तरीका है ऐसा, जैसे हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा कि रिवर्सिबल है तो स्ट्रेट लाइन, इरिवर्सिबल है तो डॉटेड लाइन। ठीक है, ओके। अब गाइस डमी एक्टिविटी के लिए हम लोग ये बोलते हैं कि डमी एक्टिविटी इसलिए लगाते हैं सो दैट हम साइकिल को पूरी कर सकें। ठीक है, अब यहां पर जब भी कभी हम साइकिल को पूरी करना चाहते हैं तो क्या हम एक्स्ट्रा टाइम खुद से जोड़ेंगे, नहीं जोड़ेंगे। तो हम ऐसा बिलीव करते हैं और ऐसा एज्यूम करते हैं कि डमी एक्टिविटी में कोई भी टाइम ना लगे। अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं, मैंने काफी इंफॉर्मेशन दे दी, ऑप्शंस देख लेते हैं। ठीक है, कह रहा है इट इज एन डमी एक्टिविटी इज आर्टिफिशियल इंट्रोड्यूस्ड, बिल्कुल सही बात है। इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन, ये भी सही है। डज नॉट कंज्यूम एनी टाइम, ये भी सही है। आंसर ऑप्शन नंबर डी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। क्या बात है, प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्लानिंग। तुम कोई भी चीज बनाना चाहते हो, मैं किनारे हो जाता हूं सो दैट तुम देख भी सको, यहां हो जाऊं क्या, यहां दिखेगा है ना। तुम किसी भी चीज की प्रोडक्शन करना चाहते हो, मेरे लाल खुद ही बताना, तुम लोगों ने वो देखा है 3 इडियट्स, देखी होगी, वहां पे शादी वाला सीन याद है, जहां पर राजू, रेंचो और फरहान तीनों खाना खाने जाते हैं, है ना। और जब खाना खाने जाते हैं तो कहते हैं तुम लोग कहां से हो, बोलते साइंस की तरफ से, हम कुछ बना रहे हैं। बोले क्या बना रहे हैं, इन्वर्टर। कहता है वेयर इज द प्लान, है ना, वेयर इज द डिजाइन, डिजाइन दिखाओ, प्लान दिखाओ, वेयर इज द डिजाइन, डिजाइन दिखाओ कैसी है डिजाइन। कहता है राजू डिजाइन देना, कहता है फरहान डिजाइन देना, याद आया, है ना। तो सबसे पहले जब भी तुम प्रोडक्शन करना चाहते हो तो हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि भैया कोई भी चीज अगर मुझे प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए मेरे पास क्या उसकी डिजाइन अवेलेबल है, क्या मेरे पास उस प्रोडक्ट डेवलपमेंट की पूरी लिस्ट अवेलेबल है कि मैं अब आगे क्या करूंगा, अब आगे क्या करूंगा, अब आगे क्या करूंगा, है ना। इसी तरीके से आप लोगों का प्रोडक्ट डेवलपमेंट होता है। ठीक है, चलो अब देख लेते हैं यहाँ पर कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी तो बाद में आएगी ना कि भैया कितनी हमारी प्रोडक्शन हो रही है, तो ये होगा नहीं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग के पहले तुम्हें देखना पड़ेगा ना कि तुम बनाना क्या चाह रहे हो, डेवलप क्या करना चाह रहे हो, तो ये भी सेकंड स्टेज में आएगा। स्केड्यूलिंग,
भाई पहले बनाओ तो, शुरुआत तो करो, कहाँ क्या कैसे करोगे तो ये भी नहीं होगा। प्रोडक्शन डेवलपमेंट, भाई कैसे प्रोडक्ट को डेवलप करना है उसके बारे में, उसकी डिजाइन क्या होगी, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। तो गाइज ये था आज का सेशन, आई बिलीव आप लोगों को मजा आया होगा। देखो गाइज एक सिंपल सी बात आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरीके के आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं एक्चुअली में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि सर जी क्वेश्चन तो सिंपल लग रहे हैं, थोड़ा कठिन क्वेश्चन कराओ। भाई मैं तो भयंकर कठिन क्वेश्चन करा दूं, लेकिन वो एग्जाम में भी तो आने चाहिए। मेरा भाई साहब इवेंट ओरिएंटेड है सिस्टम, कि मुझे तुम्हारा सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए सिंपल पढ़ना पड़े, टफ पढ़ना पड़े, सब पढ़ना पड़े, सब पढ़ा देंगे, राइट। अभी पहले दूसरे सेशन देखो मैंने कितने टफ लिए थे। अब ये वाले क्वेश्चंस मैंने क्यों इस तरीके से लिए, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। कल भी जो अगला सेशन होगा उसमें भी ऐसे क्वेश्चन डालूंगा जो एग्जामिनेशन में आने वाले होंगे, लेकिन वो इससे थोड़ा सा अपर लेवल के होंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को टेक्निक्स भी बताता रहूंगा, बहुत सारी चीजें बताऊंगा किस तरीके से आप लोगों को एग्जाम देना है, क्या क्या चीजें करनी है, आप लोग उसको ध्यान में दीजिएगा, है ना। और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। आई बिलीव आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। गाइज आप लोगों के लिए 100 सवाल 100 मिनट में मैं लेकर के आ रहा हूं, जो मैंने आपको बता दिया है। ये वाला सेशन जरूर देखिएगा, आप लोगों को फायदा जरूर होगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, क्योंकि मैं कभी भी आप लोगों का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। जो हमारा पुराना भरोसा पिछले 8-9 साल से बना हुआ है, वही भरोसा आपका कायम रहेगा। जिस तरीके से बाकी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ उस तरीके से आपका भी सिलेक्शन होगा। बस जो मैं कहता हुआ जा रहा हूं वो करते हुए चले जाओ, ठीक है। अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं तुम्हें सिलेक्शन जरूर दिलाऊंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को बता दो गाइस, जो सोशल मीडिया है उसमें भी मैं एक्टिव हूं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आने लग गए हैं और मैं उन्हें प्रॉपर्ली रिप्लाई देना शुरू कर दिया है। तो अगर आप लोग भी मुझसे इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो शिवम सर मैकेनिकल सर्च करिएगा, वहां पर आपको मैं मिल जाऊंगा, ठीक है। चलिए आज का सेशन यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। यार तुम लोगों से बस एक ही शिकायत है, ना ही तुम लाइक कर रहे हो और ना ही गुलाबी दिल के साथ आंसर देते हो। गुलाबी दिल के साथ आंसर दो, लाइक भी करो सेशन को, शेयर करो इसे, जितना ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कर सकते हो प्लीज शेयर इट, है ना। और लेट्स मेक इट बिगर ना, कुछ आग लगाते हैं, सिस्टम हिला देते हैं, ठीक है। तो चलो गाइस इसी मोटिवेशन के साथ आज का सेशन एंड करते हैं, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।